हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग आज क्लास 11th में चैप्टर नंबर 10 सरल रेखा, एक नया चैप्टर है, उसको स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा क्या होता है, अगर ये परिभाषा आपसे कोई पूछता है तो एक लाइन में आपको आंसर देना है कि सरल रेखा का मतलब है दो बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है, बस उसी को सरल रेखा कहते हैं। दो बिंदुओं को मिलाने से, देखो, दो बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है उसको सरल रेखा कहते हैं। मान लेते हैं कि एक आपके पास कोई बिंदु ए है और एक आपके पास कोई बिंदु बी है, बस इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दो तो ये आपकी रेखा एक सरल रेखा, ये आकृति आपकी एक सरल रेखा कहलाती है। ठीक है, ये तो इसकी परिभाषा हो गई। इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए बहुत ढेर सारे काम अपने रियल लाइफ में भी होते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम आपको बताएं कि जो राजमिस्त्री लोग होते हैं वो मकान बनाते हैं, वो भी इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। क्या करते हैं कि अगर उनको एक कोई दीवार बनानी हो, सीधी बिल्कुल दीवार बनानी हो, तो एक पॉइंट यहां बनाते हैं और एक पॉइंट यहां बनाते हैं। दीवार के एक एंड पॉइंट पर एक पॉइंट बनाएंगे, दूसरे एंड पॉइंट पर एक दूसरा पॉइंट बनाएंगे और फिर इसमें एक सीधा एक धागा बांध के, जिसको सूत कहते हैं, और वो सीधा करके आपको उसी के अनुसार वहां पर चिनाई करते हैं, है ना। एक सीधी रेखा बना के फिर उस पर हम चिनाई करते हैं वो लोग। तो इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग वो लोग करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात परिभाषा की हो गई। आगे आपको अब समझना है कि यहां सरल रेखा के लिए क्या क्या बातों की जरूरत है, वो आपको अब समझना है। बच्चों, क्लास 10th की बात करें, अगर क्लास 10th में आपने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी है। निर्देशांक ज्यामिति, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है। उसका यहां पर बहुत बड़ा यूज है, बहुत बड़ा यूज है। थोड़ी सी बातें उसकी हम रिकॉल कराएंगे और फिर इसके बाद सरल रेखा पर आएंगे। देखो, ध्यान दें, आपने पढ़ा होगा कि किसी भी तल को 4 भागों में अगर विभाजित कर दिया जाए तो ये आपका क्या कहता है, क्या कहलाता है? क्वाड्रेंट, मानी कार्तीय तल। कार्तीय तल को हमने 4 भागों में विभाजित कर दिया, इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, और ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, ये होता है तृतीय चतुर्थांश, और ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश। ये बातें हमने बताया कि आपने पहले क्लास 10th में पढ़ी हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि एक बिंदु आप 4,3 इस पर प्लॉट करो, दर्शाओ कि 4,3 बिंदु कहां होगा, तो आपको लिखना है कि एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में 4 इकाई दूरी, देखो मूल बिंदु से इधर ये धनात्मक एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा है, ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा है, जबकि मूल बिंदु के ऊपर की ओर ये वाई अक्ष की धनात्मक दिशा है और नीचे की ओर वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा है। तो अगर बिंदु 4,3 दर्शाना है तो ये प्लस में है ना, प्लस में है, इसलिए एक्स निर्देशांक एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में 4 इकाई दूरी चलना है और वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में 3 इकाई दूरी चलना है। तो वाई अक्ष की जो धनात्मक दिशा है वो ऊपर की ओर है, 1 2 3। अब यहां से देखिए, ये कितना है, 4 इकाई, और ये कितना है, 3 इकाई। तो यहां से देख सकते हो इस प्रकार से, देखो ध्यान दें, ये इधर पहुंचे 4 इकाई और इधर ऊपर की ओर 3 इकाई, तो यहां पर जो बिंदु मिलेगा उसको हम क्या कहते हैं, 4,3 कहेंगे। ठीक है, इधर की ओर 4 इकाई, इधर की ओर 3 इकाई, 1 2 3। ठीक है, 4,3। अगर यही बिंदु कुछ इस प्रकार से हो जाए कि -4,3 बना दो, तो अब कैसे बनाते हैं? तब हम इसको ऐसे बनाते हैं कि इधर की ओर -4 इकाई ले आओगे, देखो माइनस का 4 है, तो एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में 4 इकाई चलना है और वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में 3 इकाई चलना है, ऊपर 3 इकाई चलना है, 1 2 3। यहां आपको बिंदु मिल जाएगा -4,3। अगर आपसे कोई ये कहता है कि आपको बताना है -4, -3 कहां है, आपसे कोई पूछता है कि -4, -3 कहां है, तो आपको यहां दर्शाना होता है कि एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में हमें 4 इकाई जाना है और वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में 3 इकाई जाना है। तो इधर देखो, एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में 4 इकाई और वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में 3 इकाई आपको दूरी यहां पर तय करके ये बिंदु बनाना है -4, -3। ठीक है, और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से अगर कोई दूसरा बिंदु इस प्रकार से दे दे कि ये
4 कॉमा -3 बता दो कहां पर होगा 4 कॉमा -3। तो आपको कहना है कि ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में 4 इकाई 1 2 3 4 और वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में 3 इकाई, तो 1 2 3 ये बिंदु आपको यहां लिखना है 4 कॉमा -3। ठीक, इस प्रकार से इन बिंदुओं को दर्शाते हैं। ये क्लास 10th में आपने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है। यहां एक बात और समझनी है कि अगर कोई, ये देखो प्लस कॉमा प्लस लिखा है, प्रथम चतुर्थांश में कोई भी बिंदु होता है उसका ये एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक दोनों प्लस के होते हैं। मतलब इस एक्स निर्देशांक को कहते हैं भुज और वाई निर्देशांक को कहते हैं कोटि। मतलब इसका भुज और कोटि दोनों ही प्लस में होते हैं। यह है दूसरा निर्देशांक, द्वितीय तल है। तो यहां पर इसमें दूसरे क्वाड्रेंट में ये जो भुज होता है वो माइनस का होता है और जो कोटि होता है वो प्लस का होता है। तो माइनस कॉमा प्लस ये आपको द्वितीय चतुर्थांश में मिलता है। तृतीय चतुर्थांश की बात करें तो तृतीय चतुर्थांश में भुज और कोट दोनों ही ऋणात्मक होते हैं। तो माइनस कॉमा माइनस वाले बिंदु यहां तृतीय चतुर्थांश में मिलते हैं। जबकि चतुर्थ चतुर्थांश में जो बिंदु होते हैं उसमें भुज आपका प्लस का होता है और कोटि आपका माइनस का होता है। इस प्रकार से ये चतुर्थ चतुर्थांश के बिंदु होते हैं। ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक बात हो गई, बहुत ही बेसिक। हम कह सकते हैं कि ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ी है, 10th की तो बात अलग है। चलो इसके बाद कुछ और बातें देखो, ध्यान दें, कुछ बातें और सीधी सीधी बातें बताएंगे। यहां प्रूफ और वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें क्लास 10th की अभी हम बता रहे हैं आपको, क्लास 10th की बातें। देखो आपने दो बिंदुओं के बीच की दूरी याद करी होगी क्लास 10th में। एक बिंदु हमारे पास है, अगर कोई बिंदु अगर इस प्रकार से है कि एक बिंदु x1, y1 है और एक दूसरा बिंदु है x2, y2, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अगर आपसे पूछी जाए कि बीच की दूरी, तो आपको पता है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होती है √x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आपने पढ़ा होगा कि दो बिंदु दिए जाते हैं, दो बिंदुओं को अंतः विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हम कैसे ज्ञात करते हैं। यहां पर लिख दें बिंदुओं x1, y1 व x2, y2 को अंतः विभाजित को बिंदुओं x1, y1 व x2, y2 को m1 अनुपात m2 के अनुपात में, इस प्रकार लिख लें, के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हम कैसे ज्ञात करते हैं। अगर कोई बिंदु इस प्रकार से है, देखो ध्यान दें, एक बिंदु हमारा ये है x1, y1 और दूसरा बिंदु है x2, y2। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बना है उस रेखा को, ये एक बिंदु है कोई इस प्रकार से, ये C बिंदु मान लेते हैं, जो रेखा को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ये विभाजन बिंदु है, अंतः विभाजन बिंदु है C, जो कि इस रेखा को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। तब बिंदु x, y के मान, देखो बिंदु C के निर्देशांक हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो बिंदु C के निर्देशांक के लिए जो भुज है उसके लिए हमें फॉर्मूला पता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, तथा जो y निर्देशांक निकालते हैं उसके लिए फॉर्मूला है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, और यही बिंदु देखो अगर बिल्कुल ठीक मध्य बिंदु पर हो, मतलब m1 बराबर m2 हो जाए, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं। यहां लिख दें बिंदुओं x1, y1 व x2, y2 को मिलाने वाली रेखा
के मध्य बिंदु के निर्देशांक, के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे 2। मतलब हम क्या करते हैं, दोनों भुज को जोड़ देते हैं, बटे में 2 लिख देते हैं, और जो y निर्देशांक होता है वो होता है y1 प्लस y2 बटे 2। ये x निर्देशांक है, ये y निर्देशांक है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, ये भी आपने क्लास 10th में पढ़ा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, मान लेते हैं त्रिभुज के 3 शीर्ष हमें ज्ञात हैं, एक शीर्ष A, एक B, एक C। A शीर्ष के निर्देशांक x1 y1 है, B शीर्ष के निर्देशांक x2 y2 है, तथा C शीर्ष के निर्देशांक x3 y3 है। तब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 1/2। क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसका हम उपयोग करते हैं। ठीक है, 3 बिंदु जब ज्ञात होते हैं तब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। इसके बाद ये तीनों बिंदु यदि संरेख होते हैं तो एक और प्रतिबंध है, दिए गए तीनों बिंदु संरेख होने के लिए प्रतिबंध। बिंदुओं, देखो यहां लिख दें, बिंदुओं x1, y1, x2, y2 व x3, y3 संरेख होंगे, संरेख होंगे यदि, एक प्रतिबंध होता है, संरेख तभी हो सकते हैं जब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाए। यदि यहां लिख दें त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 का मतलब क्या हो गया, बराबर ये, मतलब ये इसको 0 लिखना है। ठीक है, तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है तो लिख देंगे कि तीनों बिंदु संरेख हैं। ये सारी बातें आपने क्लास 10th में पढ़ी हैं, पढ़ी है कि नहीं, सारी बातें क्लास 10th की। ठीक है, अब हम थोड़े यहां पर आते हैं, सरल रेखा की बात करेंगे, सरल रेखा की बात करेंगे। सरल रेखा में आपको अब सबसे पहले क्या पढ़ना है, देखो ढाल पढ़नी है। क्या पढ़ना है, सरल रेखा की ढाल। इसको नोट कर लें, अगर आपने क्लास 10th में अगर सारी बातें कंप्लीट नहीं करी हैं या कर भी रखी हैं, बाय द वे भूल गए हैं, तो इनको नोट कर लें, अच्छे से समझ लें, क्योंकि इन सभी का हम इस चैप्टर में प्रयोग करने वाली सारी बातें हमें कहीं ना कहीं उपयोग में लानी पड़ेंगी। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अब यहां पर हमें सरल रेखा की बातें बतानी है। सरल रेखा की बातें यहां पर सबसे पहला टॉपिक है, यहां बताना है रेखा की ढाल। रेखा या सरल रेखा की ढाल, इसको ढाल भी कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम प्रवणता भी होता है। ढाल कहें, प्रवणता कहें, या ढाल को इंग्लिश में स्लोप कहते हैं, प्रवणता को ग्रेडियंट कहते हैं। ढाल या प्रवणता या स्लोप या ग्रेडियंट एक ही, सारी बातें एक ही। होता क्या है बच्चों, यहां समझने वाली बात है, बहुत अच्छे से समझेंगे कि रेखा की प्रवणता होता क्या है। आपको ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, और एक रेखा कुछ इस प्रकार से हम खींच देते हैं। इस प्रकार से मान लेते हैं कि ये रेखा हमारी कोई L रेखा है, जिस रेखा ने x अक्ष के साथ में थीटा कोण बनाया। तो निश्चित रूप से हम ऐसा कहेंगे, अगर x अक्ष के साथ इस रेखा ने थीटा कोण बनाया है तो इधर ये कोण आपका 180 माइनस थीटा हो जाएगा। मतलब ये दोनों कोण संपूरक कोण हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों कोण आपस में कैसे होते हैं, संपूरक कोण होते हैं। तो अगर कोई रेखा x अक्ष के साथ में थीटा कोण बनाती है तो उसकी प्रवणता जो होती है वो इस कोण का टेंजेंट होती है। मतलब tan थीटा का जो मान होता है वो वास्तव में रेखा की प्रवणता या ढाल कहलाती है। रेखा की प्रवणता या ढाल क्या कहलाती है, tan थीटा कहलाती है। मान लेते हैं कि अगर थीटा बराबर 30 हो तो इसकी प्रवणता tan 30 हो जाएगी। अगर थीटा बराबर 45 हो तो इसकी प्रवणता tan 45 हो जाएगी। तो किसी भी रेखा की जो प्रवणता होती है वो x अक्ष के साथ जो भी कोण बनाया जाता है उसको टेंजेंट में लिखना, मतलब tan थीटा का मान हमें निकालना है, बस वही उसकी प्रवणता होती है। याद रखना है, किसी भी रेखा की प्रवणता बराबर होता है tan थीटा, और प्रवणता को हम m से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, m से डिनोट करते हैं। m बराबर याद रखना है आपको tan थीटा। ठीक है, m क्या है, उस रेखा की ढाल है या प्रवणता है, एक ही बात है। ठीक है,
अब दूसरी बात और समझनी है, देखो ये कोण, ये वाला दो कंडीशन समझ लें। ये कोण जो थीटा है, यदि थीटा की वैल्यू हम 0 लिख दें, यदि थीटा बराबर 0 लिख दें, कब हो सकता है थीटा का मान 0? ये तब हो सकता है कि ये एल वाली रेखा को झुकाते झुकाते इस पर ले आए, एक्स अक्ष पर ले आए, तो ये थीटा का मान 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, मतलब एक्स अक्ष के ये संपाती रेखा हो जाए, एल रेखा जो है वो एक्स अक्ष पर ही आ जाए तो थीटा का मान 0 हो जाएगा। तो हम ऐसा लिख देंगे कि इस रेखा की प्रवणता कितनी हो जाएगी, m बराबर tan 0, और tan 0 की वैल्यू 0 होती है। मतलब सीधी बात है कि ये एक्स अक्ष पर ये रेखा आ जाएगी, इसका मतलब एक्स अक्ष ही हो जाएगी। एक्स अक्ष का की जो प्रवणता होती है उसको आपको 0 लिखना है। एक्स अक्ष की प्रवणता कितनी होती है, 0, ठीक है। और यदि ये रेखा अगर ऐसी झुका के बिल्कुल एकदम लंबवत कर दी जाए, अर्थात कैसी कर दी जाए, इसके देखो समांतर कर दी जाए, ये कहें कि इसी पर हो जाए, ये रेखा कहां आ जाए, वाई अक्ष पर आ जाए, मतलब थीटा बराबर कितना हो जाए, 90 अंश हो जाए। यदि यहां पर इस प्रकार लिख दें कि यदि थीटा बराबर 90, यदि थीटा बराबर कितना 90, तो इसकी प्रवणता m बराबर tan 90, और tan 90 का मतलब होता है अनंत। मतलब सीधी बात है कि y अक्ष की जो प्रवणता होती है वो अपरिभाषित होती है, अनंत होती है। y अक्ष की प्रवणता अनंत होती है, x अक्ष की प्रवणता शून्य होती है। तो यहां से हमें दो बातें मिली, x अक्ष की प्रवणता शून्य होती है, x अक्ष की प्रवणता शून्य होती है। दूसरी बात एक और मिली कि y अक्ष की प्रवणता अनंत होती है, या ये कहें अपरिभाषित होती है। इतनी बात आपको याद रखनी है, देखो ठीक है। एक्स अक्ष की प्रवणता कितनी होती है, शून्य, y अक्ष की प्रवणता कितनी होती है, अपरिभाषित होती है, अनंत होती है, ठीक है। अब बच्चों आगे की थोड़ी सी और बात समझो, कि अगर इस रेखा पर कोई बिंदु दो दे दिए जाएं और दोनों बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा बनेगी, उस रेखा की प्रवणता कितनी होती है। अगर दो बिंदु दिए जाएं, यहां लिख दें दो बिंदुओं, मान लेते हैं एक बिंदु x1, y1 है, व एक दूसरा बिंदु x2, y2 है, को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता आपसे पूछी जाए, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता। देखो ध्यान से समझो भाई, एक्स अक्ष ये है, वाई अक्ष ये है, और कोई रेखा इस प्रकार से हमने खींची, और ये रेखा पर दो बिंदु हमने लिए। पहला बिंदु है ये आपके पास एक्स, चलो थोड़ी सी और झुका के बनाएं जिससे कि आपको समझ में अच्छी बात आएगी। देखो बात तो वही है, एक बिंदु यहां पर हमने बना दिया, इसको लिख दें x1, y1, और एक दूसरा बिंदु यहां लिख दें, इसको हम लिख दें x2, y2, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बनेगी, उस रेखा की प्रवणता आपसे पूछी जाए तो कैसे ज्ञात करोगे। देखो थोड़ी सी ध्यान से समझने वाली बात है कि इस रेखा ने एक्स अक्ष से थीटा कोण अगर बनाया है, तो इस रेखा की प्रवणता m बराबर tan थीटा हो जाएगा। बाई द वे ये थीटा ना दिया जाए, थीटा ही ना दिया जाए, और ये दोनों बिंदु दिए जाएं, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता आपसे पूछी जा सकती है। किस प्रकार किस प्रकार ज्ञात करोगे इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता। ध्यान दें, अगर हम आपसे ये कहें कि इस बिंदु के निर्देशांक x1, y1 है, तो यहां से यहां तक ये दूरी आपकी x1 कहलाएगी, इसमें तो कोई समस्या वाली बात नहीं। देखो यहां से यहां तक ये दूरी x1 है, और यहां से यहां तक ये दूरी आपकी y1 है, तब इस बिंदु के निर्देशांक x1, y1 होंगे। अगर हमें आपसे कहें कि इस बिंदु की बात करें, देखो इस बिंदु की बात करें, तो यहां से यहां तक ये पूरी दूरी x2 है, यहां से यहां तक पूरी दूरी x2 है, और यहां से यहां तक ये पूरी दूरी y2 है। ये पूरी दूरी कितनी है, ये दूरी y2 है। तो अगर ये दूरी x अक्ष पर x2 है और ये y2 है, तो इस बिंदु के निर्देशांक x2, y2 होंगे। इसमें अगर हम
इस बिंदु को हम ए नाम दें, इस बिंदु को हमने बी नाम दे दिया। यहां से थोड़ी सी रचना कर लें इस प्रकार, ये एक समांतर रेखा एक्स अक्ष की हमने खींच दी, एक्स अक्ष की समांतर रेखा खींची और यहां पर हमने बिंदु एक सी डाल लिया। तो कोई यहां से यहां तक ये y1 है, तो निश्चित रूप से ये भी आपकी दूरी y1 कहलाएगी। इतनी दूरी y1 होगी। ये पूरी y2 है, अगर y2 में से y1 घटा दिया जाए तो ये दूरी y2 माइनस y1 हो जाएगी। इतनी दूरी ये y2 माइनस मतलब BC, दूरी BC को हम क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1 लिखेंगे। अच्छा भाई, यहां से यहां तक ये दूरी देखो, O से लेकर और यहां तक ये कितनी दूरी है, ये x2 है, और ये यहां से यहां तक कितनी दूरी है, x1 है। तो अगर पूरी x2 में से x1 घटा दिया जाए तो ये हमारी दूरी x2 माइनस x1 हो जाएगी। इतनी बात ठीक है। और यदि ये दूरी x2 माइनस x1 है तो ये दूरी भी x2 माइनस x1 ही हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये इसके समांतर है। तो ये दूरी भी ए से सी तक ये दूरी x2 माइनस x1 हो जाएगी। अच्छा, एक बात और समझो कि अगर ये कोण थीटा है तो यहां पर ये तो बड़े आराम से आप कह सकते हो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। तो अब बता दो इस वाले त्रिभुज में, कौन से त्रिभुज में, समकोणीय त्रिभुज ACB में, ACB में tan थीटा का मान कितना होगा, क्योंकि tan थीटा का मान ही प्रवणता होता है। जैसा कि हमने बताया कि किसी रेखा की प्रवणता क्या होती है, tan थीटा होती है। तो tan थीटा का मान यहां पर हमें निकालना है। tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, देखो ध्यान दें, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। बता दो इसमें लंब कितना है, लंब है BC, आधार कितना है, आधार है AC। तो ये देखिए tan थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी, B से C तक कितनी दूरी है, y2 माइनस y1 है, अपॉन में A से C तक दूरी कितनी है, x2 माइनस x1 है। तो अब बड़े आराम से हम tan थीटा को m लिख सकते हैं, m मतलब प्रवणता। तो इस रेखा AB की जो प्रवणता होगी वो प्रवणता हो जाएगी y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये है देखो दो बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बनती है उसकी प्रवणता। हमें ये बिंदु दिया जाएगा, ये बिंदु दिया जाएगा, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता पूछी जा सकती है। तो बस इसी फॉर्मूले से आपको लगाना है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता। इतनी बात ठीक है। तो एक बात और समझो, दो बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बनी उसकी हमने प्रवणता ज्ञात कर ली। अब थोड़ी सी और आगे देखो, इसको रब कर लेते हैं, है ना, इसको रब कर लेते हैं। इसके आगे की थोड़ी बातें और समझनी है, थोड़ी सी और समझनी है। देखो, अगर हम आपसे ये कहें कि आपके पास ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये मूल बिंदु है, एक रेखा कोई इस प्रकार से है कि ये आपकी कोई एक रेखा है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, चलो ये मान लेते हैं ये एक रेखा है, और एक कोई रेखा मान लेते हैं ये है। ठीक, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है। अब आपसे ये कहें अगर कि इस रेखा की ढाल है वो अल्फा है और इस रेखा की ढाल है वो बीटा है, मतलब इस रेखा ने x अक्ष से जो कोण बनाया है वो अल्फा है और इस वाली रेखा ने x अक्ष से जो कोण बनाया है वो बीटा है। मान लेते हैं कि इस रेखा को हम L1 नाम दें, इस रेखा को हम L2 नाम दें। रेखा L1 की जो x अक्ष के साथ झुकाव है वो अल्फा है और रेखा L2 का x अक्ष के साथ जो झुकाव है वो बीटा है। तो अब आपको ये देखना है कि अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो क्या अल्फा बीटा अलग अलग होगा, कि एक ही बात होगी? पक्की बात है कि अगर ये रेखा और ये रेखा, ठीक, ये समांतर तभी हो सकती हैं जब एक तिर्यक रेखा इसको काट जाए और ये कोण यदि बराबर बराबर हैं, तभी हम कहते हैं ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, इसका मतलब ये दोनों कोण आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। दोनों रेखाएं समांतर हैं तो ये दोनों कोण आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। मतलब समांतर होने के लिए रेखा L1 व रेखा L1 व L2 समांतर होने के लिए रेखा L1 व L2 समांतर होने के लिए अल्फा बराबर बीटा होगा।
इतनी बात तो बहुत अच्छे से पता है कि ये अल्फा और बीटा यदि बराबर होगा तभी ये रेखाएं समांतर हो सकती हैं। तो अगर अल्फा बराबर बीटा तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, टेन अल्फा बराबर टेन बीटा, दोनों तरफ टेन ले लिया हमने, टेन अल्फा बराबर टेन बीटा हो गया। और टेन अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, हम m1 लिख सकते हैं। टेन बीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको हम m2 लिख सकते हैं। अब हमने एक बात तो निश्चित कर ली कि ये दोनों रेखाएं समांतर तभी कही जा सकती हैं जब उनकी प्रवणताएं समान हो। कोई दो रेखाएं समांतर तभी कही जा सकती हैं जब उनकी प्रवणताएं कैसी हो, समान हो। ठीक है, दो रेखाओं के समांतर होने के लिए यह जरूरी प्रतिबंध है कि दोनों की प्रवणताएं समान होनी चाहिए। ठीक है, अब एक और बात समझो, एक बात और समझो कि ये है आपका x अक्ष, ये हो गया y अक्ष। एक रेखा ये है, ये x अक्ष के साथ में अल्फा कोण बना रही है। एक रेखा कोई ऐसी है जो इस पर बिल्कुल लंबवत है, मान लेते हैं कि रेखा L1 है और ये रेखा L2 है, जो कि इस पर 90 अंश का कोण बना रही है। कितना बना रही है, 90 अंश का कोण। तो कोई ये रेखा L1 है और ये रेखा L2 है जो आपस में 90 अंश के कोण पर काट रही है। तो अब यहां पर इस प्रकार आप देख सकते हो कि ये अल्फा है, ये अल्फा है। यहां से अगर हम एक थोड़ी सी हटा के बनाएं, क्योंकि ये रेखा मूल बिंदु से गुजर रही होगी, देखो ऐसे बना देते हैं यहां पर। ठीक है, इसको हम L2 नाम दें और इस रेखा की x अक्ष के साथ झुकाव कितना है, अल्फा है। इस रेखा का x अक्ष के साथ झुकाव है वो बीटा है। ध्यान दें, इस रेखा का x अक्ष के साथ, ये x अक्ष है और ये रेखा है, इसका x अक्ष के साथ झुकाव बीटा है, जबकि पहली वाली रेखा का x अक्ष के साथ झुकाव है वो अल्फा है कि नहीं। अच्छा, अब समझो बात, अगर हम आपसे कहें कि इन दोनों में क्या संबंध है तो आप बड़े आराम से बता सकते हो। देखो ये तो 90 का कोण है, क्योंकि लंबवत हमने रेखा खींची है, तो इन दोनों के योग के बराबर ये आपका अल्फा का मान होगा। यहां से हम चित्र से ऐसा कह सकते हैं कि जो अल्फा होगा वो कितना होगा, 90 प्लस बीटा के बराबर होगा। ठीक, ये अल्फा कितना होगा, 90 और बीटा इन दोनों के योग के बराबर ये अल्फा होगा। ये तो ज्यामिति से आप जानते हैं। अगर हम दोनों पक्षों में टेन लें तो ये हो जाएगा टेन अल्फा और बराबर में यहां हो जाएगा ये टेन 90 प्लस अल्फा, सॉरी 90 प्लस बीटा। यहां देखिए टेन अल्फा आप ज्यों का त्यों रख दें, बराबर 90 प्लस अल्फा बराबर माइनस कोट बीटा हो जाएगा। 90 प्लस बीटा बराबर माइनस कोट बीटा हो जाएगा। ठीक है बात कि नहीं। तो यहां से देखिए 10 अल्फा लिखा है, बराबर में इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/10 बीटा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब देखिए 10 अल्फा को हम m1 लिख दें, बराबर में माइनस 1/10 बीटा को हम m2 लिख दें, और क्रॉस मल्टीपल करने से हमें मिल जाएगा m1 इंटू m2 बराबर -1। ये देखिए प्रतिबंध तब होता है जब दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं। ये एक रेखा है, एक रेखा ये है। दोनों रेखाओं के परस्पर लंबवत होने के लिए प्रतिबंध होता है कि उनकी प्रवणताओं का गुणनफल ऋण 1 होना चाहिए। प्रवणताओं का गुणनफल कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। यदि ये दोनों रेखाएं लंबवत होती हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होना चाहिए। मान लेते हैं कि रेखा नंबर जो L1 जिसका हमने नाम दिया है, जिसको हम कहें रेखा नंबर 1 है, उसकी प्रवणता है m1, और रेखा नंबर दूसरा जिसको हमने L2 नाम दिया है उसकी प्रवणता कितनी है, m2 है। मतलब इसका झुकाव है वो बीटा है और इसका झुकाव है वो अल्फा है। तो यहां पर 10 अल्फा प्रवणता कहलाएगी और यहां पर इसकी प्रवणता 10 बीटा कहलाएगी। ठीक है, और 10 अल्फा को हम m1 लिखेंगे, 10 बीटा को हम m2 लिखेंगे। ठीक है, तो याद रखिए m1 गुणे m2 बराबर -1 अगर होता है, दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल अगर -1 होता है, तब हम ये कहते हैं कि दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। ठीक है, समांतर होने के लिए प्रतिबंध है कि दोनों की प्रवणताएं समान होनी चाहिए, और लंबवत होने के लिए प्रतिबंध है कि इन दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल अगर -1 है तो दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत कही जाती हैं। ठीक है बच्चों, चलो इतना नोट करें, आगे देखते हैं। चलो थोड़े और आगे बढ़ जाएं, कि अगर देखो ध्यान दें, इसको रब कर लें। पहले आगे का टॉपिक है दो रेखाओं के बीच का कोण हम कैसे ज्ञात करते हैं। दो रेखाओं के बीच का कोण कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए
देखो पहली एक रेखा है, उसको यदि हम उसकी प्रवणता को हम m1 से डिनोट कर दें और दूसरी रेखा है उसकी प्रवणता को हम m2 से डिनोट कर दें। मान लेते हैं कि दो रेखाएं हैं, देखो एक रेखा इसको हम L1 नाम दें, एक दूसरी रेखा इसका हम L2 नाम दें, और इस रेखा पहली वाली रेखा की प्रवणता को हम m1 लिख लें, दूसरी वाली रेखा की प्रवणता को हम m2 लिख लें। तो इन दोनों रेखाओं के बीच का जो कोण होगा उस कोण को हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो यहां पर हम इसका प्रूफ नहीं देंगे, सीधी सीधी बात हम आपको बताएंगे कि दोनों रेखाओं के बीच का कोण, दोनों रेखाओं के बीच का कोण, दोनों रेखाओं के बीच का जो कोण होता है उस कोण को हमने लिख लिया है थीटा। तो इस कोण को ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, याद रखिए ये थीटा कोण हमने लिखा है, थीटा की जगह अगर अल्फा लिख लें तो ये आपका वही कोण अल्फा कहलाएगा। इसको हम ऐसे, हमने ऐसा इसलिए किया है कि थीटा हमने अभी एक्स अक्ष के साथ झुकाव बनाया था, प्रवणता के लिए यूज किया था। तो दोनों रेखाओं के बीच का कोण अगर हम अल्फा मान लें तो हम याद रखेंगे कि दोनों रेखाओं के बीच का कोण tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, इस प्रकार से। ठीक है, इसकी कभी भी वैल्यू आपको माइनस में नहीं रखनी है। ठीक है, मोड का निशान लगा दें। तो tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, या ये कहें अल्फा बराबर tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक, इस प्रकार से याद रखना है। ठीक है, तो इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए हमें इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है। ठीक है, इसको भी नोट करें। चलो इसके आगे थोड़ी सी और बात समझ लेते हैं। तो पहली एक्सरसाइज जो आपकी है उसका पूरा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि पूरे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। देखते एक बात और समझें, अगर कोई एक बिंदु है हमारे पास A जिसके निर्देशांक हैं x1, y1, और एक दूसरा और बिंदु है इसका हम नाम B दें और इसके निर्देशांक हैं x2, y2। एक और तीसरा कोई बिंदु है C जिसके की निर्देशांक हैं x3, y3। इन तीनों बिंदुओं को आपस में यदि मिला दिया जाए इस प्रकार से, तो अगर आपसे कोई ये कहता है कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं, ऐसा सिद्ध करके बता दो। तीनों बिंदु संरेख होने के लिए प्रतिबंध, एक रेखा, संरेख का मतलब एक रेखा में हो, तीनों बिंदु एक रेखा में हो, तो तीनों बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध, संरेख होने का प्रतिबंध, तीनों बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध समझें, तीन बिंदुओं की संरेख होने का प्रतिबंध। यदि हम रेखा AB की प्रवणता निकालें, रेखा AB की प्रवणता निकालें, A से B का जो प्रवणता मतलब ढाल, A से B का जो ढाल, AB रेखा का जो ढाल होगा, रेखा AB की प्रवणता, रेखा AB की प्रवणता बराबर अगर रेखा BC की प्रवणता के हो जाए, रेखा BC की प्रवणता, रेखा BC की प्रवणता हो जाए, अगर रेखा AB की प्रवणता और रेखा BC की प्रवणता बिल्कुल जस्ट बराबर बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों बिंदु एक रेखा में कहे जाएंगे। तीनों बिंदु एक रेखा में होने के लिए प्रतिबंध है कि रेखा AB की प्रवणता मतलब पहले वाले दो बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बनी है उसकी प्रवणता और दूसरे और तीसरे बिंदु को मिलाने से जो रेखा बनी है उसकी प्रवणता यदि समान निकलती है तो हम कहते हैं कि तीनों बिंदु संरेख हैं। ठीक है, इससे पहले वाले और टॉपिक में आपने ये भी पढ़ा है कि अगर तीन बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है। तो वो एक त्रिभुज के क्षेत्रफल से संरेख करने का कॉन्सेप्ट है, और यहां पर तीनों बिंदुओं को संरेख करने के लिए प्रवणता का जो कॉन्सेप्ट है उससे हमें यह सिद्ध करना है कि ये तीनों बिंदु आपस में संरेख हैं। ये संरेख तभी हो सकते हैं जब AB रेखा की प्रवणता और BC रेखा की प्रवणता बराबर हो जाए। ठीक है, तो इतना आपको पूरा कंप्लीट करना है एक्सरसाइज की सारे प्रश्नों को हल करने के लिए। छोटे छोटे कुछ उदाहरण हम लें जिससे कि आपको ये सारी
जो अभी हमने बेसिक बताया है पूरे कंप्लीट हो जाए तो कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो अब आपके बुक के कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। बड़े आसान से एग्जाम्पल हैं और बड़े आसान तरीका से समझना है। देखो समझे, यहां पर एक उदाहरण पहले नंबर पे जो लिखा हुआ है, पहले नंबर पे वो कुछ इस प्रकार से लिखा है। इस प्रकार से देखो, यहां पर हमसे पूछा गया है कि इन रेखाओं की ढाल बतानी है। कौन कौन सी रेखाएं हैं? बिंदु 3 कॉमा -2 और एक दूसरा और बिंदु दिया गया है -1,4। इनको दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली जो रेखा है उसकी ढाल बताइए। बिंदुओं इनसे और इनसे से होकर जाने वाली रेखा की ढाल आपसे पूछी गई है। तो इन दोनों बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा की प्रवणता हमने आपको फॉर्मूला बताया है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। बोलो बताया कि नहीं? आपको ढाल को m से डिनोट करना होता है। यहां पर ये पहला बिंदु, इसको हम x1 y1 नाम देते हैं, दूसरे बिंदु को हम x2 y2 नाम देते हैं। तो यहां से देखो y2 की वैल्यू 4 है, हम यहां y2 को 4 लिखेंगे, माइनस y1 को -2 लिखेंगे, अपॉन x2 को हम -1 लिखेंगे, माइनस x1 को हम 3 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी प्रवणता निकल आएगी, मतलब ढाल निकल आएगी 4 प्लस का 2 बटे में -4, मतलब 6 बटे -4, 3 बार कटेगा और ये माइनस का 2, तो इस प्रकार से -3 बटे 2 इसकी ढाल हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से देखो हमें ये 4 प्रश्न इसमें दिए गए हैं, 4 प्रश्न दिए गए हैं। तो इन चारों प्रश्नों को आप बिल्कुल एकदम सिमिलर तरीके से लगाएंगे। A B C D 4 भाग हैं इसके, चारों भाग। इसमें से एक लास्ट वाला ये दिया गया है कि उसकी प्रवणता बताइए यदि कोई रेखा x अक्ष से की धन दिशा से 60 अंश का कोण बनाती है। कोई रेखा x अक्ष की धन दिशा से अगर 60 अंश का कोण बनाती है तो उसकी प्रवणता कैसे ज्ञात करते हैं? मान लेते हैं कि ये x अक्ष के साथ जो कोण बनाया वो थीटा है, थीटा बराबर 60 अंश हमें दिया गया है। उसकी प्रवणता ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूला पता है, m बराबर होता है tan थीटा। तो m बराबर tan थीटा और थीटा बराबर हम 60 लिख दें। tan 60 का मान हमें पता है √3 होता है। तो बस अगर कोई रेखा x अक्ष से 60 अंश का कोण बनाती है तो उसकी प्रवणता √3 होती है, या ये कहें उसकी ढाल √3 होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका एक और ये भाग था डी वाला, उसको, बाकी तो सब बिल्कुल सिमिलर इसी फॉर्म पे है, इस वाले पे। ठीक है, चलो इसके बाद एक और एग्जाम्पल है, वो है आपका उदाहरण नंबर 2। क्या लिखा है? 2 रेखाओं के बीच का कोण दिया है π/4 और उसमें से एक रेखा की ढाल 1/2 है, तो उसमें से जो दूसरी रेखा है उसकी ढाल बतानी है। देखो 2 रेखाओं के बीच का कोण हमने अभी आपको बताया। 2 रेखाओं के बीच का कोण यदि थीटा होता है तब हम सूत्र लगा देते हैं tan थीटा बराबर, देखो ध्यान दें, ये हमारे पास लिखा है 2 रेखाओं के बीच का कोण यदि हम अल्फा लिख दें, क्या लिख दें? अल्फा। और ये अल्फा की वैल्यू हमें दी गई है π/4। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई है? π/4। दोनों रेखाओं के बीच का कोण π/4 है और उसमें से एक रेखा की ढाल 1/2 है। पहली रेखा, इसको हम m1, इसकी ढाल को हम m1 कह दें, तो ये m1 की वैल्यू 1/2 दी गई है और दूसरी रेखा की ढाल m2 हमसे पूछी गई है। ये आपका प्रश्न है। ठीक है, तो दोनों रेखाओं के बीच का कोण कैसे ज्ञात करते हैं? सूत्र पहले लिख लें, tan अल्फा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, दोनों रेखाओं के बीच का कोण। ठीक है, दोनों रेखाओं के बीच का कोण tan अल्फा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो यहां से देखिए tan अल्फा का मान हमें π/4 दिया गया है, बराबर मॉड m1 की वैल्यू 1/2 लिखेंगे, माइनस m2 हम ज्ञात करेंगे, अपॉन में 1 प्लस m1 की वैल्यू 1/2 इंटू m2 लिख दें।
ठीक, अब यहां देखिए tan 45 पाई बाई 4 का मतलब 45, tan 45 का मान 1 हो जाएगा बराबर 1/2 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस यहां लिख दें 1/2 इंटू m2। ठीक है, तो अगर यहां से देखो और थोड़ा आगे बढ़ाएं, 1 बराबर, इसमें मॉड से क्या मतलब है, मॉड से मतलब है कि इसकी वैल्यू ये हो सकती है 1/2। देखो मॉड की वैल्यू प्लस या माइनस में कुछ भी हो सकती है, 1/2 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस 1/2 m2, या ऐसी भी हो सकती है कि 1 बराबर माइनस में लिख दें 1/2 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस 1/2 m2। ठीक, तो यहां से भी हमें m2 की वैल्यू मिल जाएगी और यहां से भी हमें m2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से कैलकुलेट कर लें, देखो पहले तो इसको कैलकुलेट कर लें, 1/1 यहां लिख देते हैं बराबर में 1/2 माइनस का m2 अपॉन में 1 प्लस 1/2 इंटू m2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 m2 बराबर में 1/2 माइनस m2। ठीक है, अगर इसको इधर ले आएंगे तो 1/2 m2 प्लस m2 बराबर 1/2 माइनस 1। ठीक है, यहां से हम लिख सकते हैं 3 m2 बटे में 2 लिख दें बराबर में ये माइनस 1/2 हो जाएगा, और यहां से 2 से अगर इस 2 को कैंसिल कर दें तो हमें m2 की वैल्यू -1/3 मिल जाएगी। ठीक है, तो दूसरी रेखा की प्रवणता या ढाल -1/3 हो जाएगी। बस इसको भी इसी प्रकार से हल कर दें तो अब इसका कुछ दूसरा आंसर आएगा। देखो क्या आएगा, इसी प्रकार इसको अगर हल करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 1/2 m2 बराबर, यहां माइनस है तो आप यहां लिखोगे -1/2 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा m2। ठीक, चलो एक बार इसको इस प्रकार लिख लें कि ये इधर ले जाएं, m2 माइनस 1/2 m2 बराबर, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2। यहां से देखो m2 में से माइनस का 1/2 m2, तो यहां से हमें मिल जाएगा 1/2 m2 और इक्वल टू ये 3/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, m2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3। ठीक, तो यहां से m2 की वैल्यू -1/3, मतलब m2 का मतलब दूसरी रेखा की जो ढाल है वो -1/3 भी हो सकती है और उसकी ढाल 3 भी हो सकती है। ठीक है, तो ये है हमारे पास उदाहरण नंबर दूसरा, इसका दूसरे वाले उदाहरण का ये हल है। ठीक है, तो अब बच्चों इसी टाइप के कुछ और आगे प्रश्न दिए गए हैं। देखो प्रश्न है उदाहरण नंबर तीसरा दिया गया है, 2 बिंदु दिए हैं, उनको मिलाने वाली रेखा की प्रवणता और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। मतलब सीधी बात है, 2 रेखाएं लंबवत कब होती हैं, m1 गुणा m2 बराबर -1। तो पहले दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता निकालेंगे, फिर आगे 2 बिंदु दिए हैं उनको मिलाने वाली रेखा की प्रवणता निकालेंगे, फिर प्रतिबंध लिखेंगे m1 गुणा m2 बराबर -1। तो यहां से हमें एक अज्ञात राशि x है, उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू हमसे पूछी गई है। चलो यहां इसको भी हम करके आपको बता देते हैं। ये देखिए हमारे पास उदाहरण है तीसरा, जिसमें लिखा हुआ है कि एक बिंदु है -2,6 और एक दूसरा बिंदु और दिया गया है, 4,8। इनको मिलाने वाली रेखा की प्रवणता पहले निकाली और फिर आगे और 2 बिंदु दिए गए हैं तथा बिंदु आगे कौन से बिंदु हैं, देखो 8,12 तथा x,24। इनको दोनों को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता निकाल लें और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता निकाल लें, तो जो रेखा ये है और ये रेखा है परस्पर कैसी रेखाएं हैं, लंबवत हैं। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं लंबवत तभी कही जाती हैं
जब उनकी प्रवणताओं का गुणनफल ऋण 1 होता है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता को हम अगर m1 से लिख लें तो ये होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ठीक है, यहां से देखिए y2 की वैल्यू x1 y1 x2 y2, y2 को हम 8 लिखेंगे माइनस y1 हम 6 लिखेंगे अपॉन में x2 माइनस x1, x2 को 4 लिखेंगे माइनस x1 को माइनस का 2 लिखेंगे, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो बस इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता हमारी यहां निकल के आई है कितनी, 2/6 मतलब 1/3। अब देखिए इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बनेगी उसकी प्रवणता हम मान लेते हैं m2 है। ठीक है, यहां लिख दें इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता m2 बराबर कितनी हो जाएगी, वही फॉर्मूला यहां भी लिखना है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 है 24 माइनस y1 है 12 बटे में x2 माइनस x1, x2 को हम x लिखेंगे माइनस x1 को 8 लिखेंगे। ठीक है, बस इसकी प्रवणता ये m2 हमें कितनी मिल जाएगी, 24 में से 12 घटे 12 बचेगा और x माइनस 8। ठीक है, अब प्रश्न कहता है कि दोनों रेखाएं कैसी हैं, लंबवत है। प्रश्नानुसार रेखा एक का मतलब ये वाली रेखा 1 नंबर है और ये वाली रेखा कौन सी है, ये वाली रेखा दूसरे नंबर की है। तो रेखा 1 व 2 हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, यहां पर आप लिख लेना इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता परस्पर कैसी होनी चाहिए, उनका गुणनफल ऋण 1 होना चाहिए। मतलब प्रश्नानुसार रेखा 1 व 2 लंबवत हैं, अतः यहां लिखेंगे लंबवत होने का प्रतिबंध m1 गुणे m2 बराबर -1। ठीक है, m1 की वैल्यू देखो 1/3 है, m2 की वैल्यू है 12 बटे में x माइनस 8 और बराबर में -1 लिख रहे हैं। ठीक है, बस इसको हल करोगे 3 से ये कितने बार कटेगा, 3 चौको 4 बार कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहां से, तो हमें इस प्रकार से देखो x माइनस, या इसको ऐसे पहले कर लें 4 का 1 में गुणा 4 बराबर ये हो जाएगा माइनस में x और प्लस का 8। ठीक है, -1 का यहां गुणा कर दिया माइनस में x प्लस 8, ये इधर ले आओ तो प्लस का x हो जाएगा 8 माइनस 4 हो जाएगा, तो ये x बराबर हमें कितना मिलेगा 4, जो कि हमसे पूछा गया है। ठीक है, इस x की वैल्यू हमसे पूछी गई थी इसकी। ठीक है, 4 लिखना है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन उदाहरण नंबर 3 कंप्लीट होता है। तो इसके बाद में उदाहरण नंबर 4 यहां लिखा है, एक बिंदु दिया है P जिसके निर्देशांक है h, k, दूसरा बिंदु है Q जिसके निर्देशांक है x1, y1 और तीसरा बिंदु है R जिसके निर्देशांक है x2, y2 एक ही रेखा पर हैं। ये तीनों बिंदु एक रेखा पर हैं और इसलिए हमें ये दिखाना है कि h माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 बराबर में k माइनस y1 इंटू में x2 माइनस x1, ऐसा सिद्ध करके दिखाना है। तो देखो ये भी बिल्कुल आसान सा काम है। एक रेखा पर ये 3 बिंदु हमें दिए गए हैं। कौन कौन से बिंदु हैं, पहला बिंदु है P जिसके निर्देशांक हमें दिए गए हैं h, k और एक दूसरा बिंदु है ये Q जिसके निर्देशांक हमें दिए गए हैं x1, y1 और ये तीसरा बिंदु है R जिसके निर्देशांक हमें दिए गए हैं x2, y2 इस प्रकार से दिए गए हैं। और ये अगर एक ही रेखा में हैं तो हमें पता है कि 3 बिंदु एक रेखा में तब होते हैं जब इन दोनों बिंदुओं की प्रवणता, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता के बराबर हो। मतलब यहां लिख सकते हैं रेखा PQ की प्रवणता, रेखा PQ की प्रवणता बराबर रेखा QR की प्रवणता। बस यहां पर इस प्रगुण का प्रयोग करेंगे तो हमें जो सिद्ध करवाया गया है वही सिद्ध हो जाएगा। मतलब यहां पर एक रेखा जो PQ है उसकी प्रवणता कैसे ज्ञात करते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही तो फॉर्मूला लगाते हैं। और यहां भी बिल्कुल वही फॉर्मूला लगाना है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहां से देखिए कितना निकलेगा, ये हो जाएगा देखो x1 y1 x2 y2, ऐसे तो करेंगे।
तो इस हिसाब से अगर देखें तो हम यहां लिख सकते हैं y2 को क्या लिखेंगे, y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 को क्या लिखोगे, x1 और माइनस h, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, और बस इसी को इसी फॉर्मूले को यहां यूज करना है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जो हमें सिद्ध करवाया गया है वो हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसी टाइप का ये आपका क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर चौथा है ना। ये कौन सा उदाहरण है, चौथा उदाहरण है। ठीक है, चलो अब बाकी आप खुद करोगे। शेष आगे देखिए, आपके पास प्रश्नावली आएगी 10.1, इससे अगले वाले लेक्चर में हम इसको पूरा कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे लेक्चर में हम आपको एक्सरसाइज 10.1 को कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।